स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बात करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर कितना बढ़ाया जा सकता है। साथ ही प्रदेश से लेकर जिले, मंडल, बूथ तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर जानकारी साझा करने को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसमें सेशन रहने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का सेशन रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, गृहमंत्री जी संबोधित करेंगे और उसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं पार्टी के, वो भी पास होंगे। और उत्तराखंड से माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, तमाम हमारे जितने भी विधायक हैं वो लोग गए हैं, मेयर गए हैं, डिप्टी मेयर गए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी गए हैं। सभी लोग वहां पर रहने वाले हैं आज और कल। 2 दिन का ये अधिवेशन है। इसमें विभिन्न चीजों को लेकर के चर्चा होगी और बेसिकली 2024 के चुनाव में हम जीत का अंतर और कितना बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों पे हमारी चर्चा होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, दिल्ली में जो है बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जो प्रदेश से दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर जो अभिवेशन हो रहा है, जो सम्मेलन किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वहां पर करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहित तमाम जो 250 पदाधिकारी हैं उत्तराखंड से, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और सुबह से ही उनका बैठकों का दौर जो जारी है। 3:30 बजे ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर संबोधन देंगे और अगले दिन मैं बात करूं यानी कि कल की, जब इसका अंतिम दिन होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर वो अपना संबोधन देंगे। लक्ष्य यही रहेगा कि 400 पार का इस बार नारा दिया गया है और 400 पार को पूरा भी करना है। इसी के तहत कई एजेंडे भी सेट किए गए हैं, चाहे वो 370 हटाने के लिए लेकर हो या राम मंदिर का निर्माण जिस तरह से सरकार में हुआ है, 3 तलाक को लेकर हो, तो तमाम जो योजनाएं भी है, चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और उसी के तहत आज जो जितने भी संसद है, जितने भी विधायक हैं भाजपा के, मुख्यमंत्री है, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उन्हें निर्देश दिए जाएंगे। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें कल शामिल होंगे। उनके द्वारा सबको संबोधन किया जाएगा और साथ साथ मोटिवेट किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में जो हमारा नारा है 400 पार का, उसे हम लक्ष्य को पूरा करें और साथ साथ जिस तरह से जो केंद्र की योजनाएं चल रही है उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। और इसी के तहत ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो ऐसे में बहुत बड़ी बैठक है और चुनाव से पहले की तुषार, अगर चुनाव की बात कर ले, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है आला दर्जे के नेता भी पार्टी के यहाँ मौजूद रहेंगे। किस तरह की रणनीतियां चुनाव के लिहाज से बनाई जाएंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भाजपा का पहले से ये रहा है कि बूथ लेवल तक को जो कार्यकर्ता है उन्हें पार्टी से जोड़ा जाए और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिशा निर्देश देते हैं कि जो केंद्र की योजना है उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाए। साथ साथ जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक पहुंचे, लाभार्थियों तक पहुंचे कि उन्हें जो योजनाओं का फायदा मिल रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ उनकी सरकार के द्वारा मिल रहा है और विभिन्न जो योजनाएं आ रही है उनसे वो लाभ पा सकते हैं। उन्हें लाभार्थी बनाने की कोशिश की जा रही है, उन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जो केंद्र और राज्य की है। तो इस तरह के जो बूथ लेवल के लोग होंगे उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये टैक्टिक्स रह सकती है। साथ साथ जिस तरह से जो पार्टी का जो एजेंडा रहने वाला है, चाहे वो 370 को हटाने को लेकर हो, राम मंदिर का जिस तरह से चर्चा है, 3 तलाक को लेकर है, या जितने भी CAA की बात मैं करूं और तमाम जितने भी रूल्स रेगुलेशन या फिर योजनाएं भाजपा सरकार के इन 10 सालों में देखने को मिली है, उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बूथ लेवल और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और जो 400 पार का नारा है उस लक्ष्य के तहत जो जितने भी एजेंडे हैं वहां पर लोगों को बताया, जो जितने भी संसद गए हैं, जितने भी पदाधिकारी गए हैं, उन्हें बताया जाएगा। जी तुषार, प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने भी बताया कि लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर कितना बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी जो है अभी फिलहाल 5 लोकसभा सीटों को लेकर जो है काफी सीरियस है और इस पर तमाम तरह की जो है जीत की कोशिशें जो है पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है।
देखिए बिल्कुल उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और ये हमेशा से भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं कि दौरा करते हैं। कुछ महीनों पहले उनका दौरा यहाँ पर उत्तराखंड में था। उससे पहले कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं भाजपा के, जो समय समय पर जो भाजपा की प्रदेश की टीम है उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। जो केंद्र के जितने भी योजनाएं चल रही है या फिर किस तरह से जो आने वाले कार्यक्रम या सम्मेलन रहने वाले हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। साथ साथ बूथ लेवल में जिस तरह से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनकी जानकारी देती है, क्योंकि मैनेजमेंट भाजपा का अगर बात की जाए तो एक कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ है पूरे देश भर में पार्टियों में। अगर मैं बात करूं तो ऐसे में मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए साथ साथ जो इंटरनल पार्टी है अगर वो मजबूत रहती है तो भाजपा जो भी लक्ष्य रहता है उनका, चाहे जो भी वादे रहते हैं वो पूरा करने में समर्थ रहती है। तो ऐसे में पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है इंटरनली और लगातार स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और इसी के तहत 5 लोकसभा सीटों में प्रचंड जीत की और साथ साथ 75% वोटों की जो गिनती रहने वाली है वो भाजपा की तरफ लक्ष्य रहने वाला है। उसी के तहत काम 5 लोकसभा सीटों के लिए उत्तराखंड में किया जा रहा है। तो बार बार केंद्र नेतृत्व से यहाँ पर दिशा निर्देश मिलते हैं और उसी के तहत जो प्रदेश कमेटी है वो लगातार काम करती है और उसका जो नतीजा मिलने वाला है वो लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जरूर मिल सकता है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं हल्द्वानी हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्दुल मलिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क अब्दुल मलिक के घर पर की हुई कुर्की की कार्रवाई। कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है हल्द्वानी हिंसा को लेकर। जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक, जिसके यहाँ जो है प्रशासन की कार्रवाई की गई है, कुर्की की कार्रवाई जो है उसके संपत्ति पर की गई है। कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कार्रवाई चली और मलिक के घर से कैश और कीमती सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस दौरान जो विदेशी घड़ियां और कीमती जेवरात भी मिले हैं कार्रवाई के दौरान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर हल्द्वानी से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जो अब्दुल मलिक है उसके यहाँ प्रशासन की कुर्की की कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल बात की है तो बनोपुरा का दंगे का जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसको लेकर के अब जो कार्रवाई है लगातार पुलिस विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां उनको लुक आउट का नोटिस जारी किया गया है उसका उसके अन्य 9 साथी के खिलाफ। और उसके लिए उसके अलावा अगर बात की जाए तो अब तक 44 जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं और हालांकि अभी गिरफ्त में नहीं आया लेकिन उसकी तलाश लगातार जारी है और साथ ही पोस्टर भी जारी किए गए हैं। उससे तमाम शहर में लगातार उसकी धरपकड़ जारी है और साथ ही सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें कोर्ट के आदेश के बाद उसकी संपत्ति की कुर्की की हो रही है। कल दिन में दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बनोपुरा में गली नंबर 8 का घर है वहां पर पुलिस पहुंची और वहां पर उसकी संपत्ति जो तमाम सामान थे वहां पर रखे हुए और उसमें पुलिस भी इसलिए हैरान हो गई क्योंकि पुलिस ने अंदाजा लगाया था कि 2-3 घंटे में उसके घर के अंदर जो सामान होगा उसमें जब्त किया जाएगा, लेकिन उसके घर में इतना कुछ निकला वहां पर कि वो कार्रवाई करते करते रात के 12 बज गए और तमाम तरीके से विदेशी चीजों के साथ साथ यहाँ पर कई कैश बरामद हुआ है और कई जेवरात बरामद हुए हैं। उसको हालांकि पुलिस ने जब्त किया लेकिन उसका भी कीमत का आकलन अभी नहीं हो पाया है और अभी जो जानकारी मिली है उस हिसाब से उसकी जो संपत्ति वो कुल कर ली गई है क्योंकि 44 लाख का नुकसान प्रशासन के द्वारा कहा गया था और ये भी कहा गया था कि ये जो नुकसान की भरपाई जो दंगाई है उनसे की जाएगी। तो उससे कहीं ना कहीं पहलू की है 8 नंबर गली में उसका घर था वहां पर कुर्की कर दी गई है। उसके घर की और तमाम सामान जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जी, उसके घर पर जो है कार्रवाई की गई है, कुर्की की कार्रवाई की गई, लेकिन अगर बात करें मास्टरमाइंड की तो वो अभी भी गिरफ्त के बाहर है। बिल्कुल, देखिए बनोपुरा हिंसा को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अब्दुल मलिक की पहली दिन से लगातार यहाँ पर तलाश जारी है लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। हालांकि लुकआउट नोटिस जारी करने की तमाम एजेंसियां उसको यहाँ पर ढूंढ रही है। पुलिस ने कई टीमें जो है उसकी जहाँ पर होने की आशंका है वहां पर लगातार दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में कई जगह ऐसी हैं जहाँ उसके रिलेटिव्स रहते हैं और जहाँ उसकी होने की यहाँ पर गुंजाइश होती है वहां पर लगातार पुलिस जा रही है और उसको यहाँ पर पकड़ने प्रयास किया जा रहा है। लेकिन
पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद अभी तक अब्दुल मलिक गिरफ्त में नहीं आया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हालांकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उससे लगातार उसकी कोशिश जारी है और उसको यहाँ पर लगातार ढूंढा जा रहा है। जी अमित, कैश और कीमती सामान बरामद हुए हैं, इसके अलावा विदेशी घड़ियां भी मिली है, लेकिन क्या हिंसा से जुड़े कुछ दस्तावेज वहां मिले हैं पुलिस को? देखिए, इसका खुलासा हालांकि पुलिस ने पूरा नहीं किया। पुलिस सेल की तरफ से बयान जरूर आया था कि अब्दुल मलिक क्या ये कार्रवाई हुई है और देर रात्रि तक कार्रवाई की गई है, तमाम सामान यहाँ पर ले गए। हिंसा से जुड़े यहाँ पर कुछ दस्तावेज मिले या नहीं मिले इसका अलग खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जिसमें की कार्रवाई हो रही है तो वहाँ पर क्योंकि घर के बनोपुरा में वो घर है और घर के अंदर क्योंकि बंद पड़ा हुआ था घर, और घर को पुलिस के द्वारा जब खोला गया तो उसके अंदर तमाम चीजें निकली। हो सकता है कि यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ बड़ी चीज और लगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से सलाह भी किया गया है कि काफी कुछ अब्दुल मतीन के घर से हमें प्राप्त हुआ है। अब उस चीज का आकलन किया जाएगा और उसके बाद चीजें सामने लाएंगी, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि उसके घर की कुर्की हो चुकी है और कई कीमती सामान के साथ साथ कुछ अहम चीजें उसके घर से मिली है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब्दुल मलिक के खिलाफ जो है प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और कुर्की की कार्रवाई जो है कर दी गई है। और बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाने और स्कूल के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के शिक्षा अभियान और स्कूलों के लिए 1200 करोड़ रुपए का सालाना प्लान मंजूर कर दिया है। इतने पैसे से प्रदेश में नए स्कूल, नए हॉस्टल और नई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के लिए इमारतें भी बनाई जाएंगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी की योजनाएं काफी चमकदार होती हैं। बीजेपी की योजनाएं घोषणाओं में कुछ और होते हैं और धरातल पर कुछ और ही निकल कर आते हैं। देखिए, जो प्रदेश शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया करता था, अब वो जो है पूरे देश में 35वें नंबर पर खिसक गया है। और आप पूरी केंद्रीय सरकार की रिपोर्टें देख लें, लगातार राज्य में जो है शिक्षा की दुर्दशा किसी से अब छुपी नहीं है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का पिछले साल का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो शिक्षा की पुल राज्य में खुलती है। अगर स्कूलों में बच्चे हैं तो वहां पर जो है टीचर नहीं है, अगर टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं, बिल्डिंगें नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, बच्चों के लिए शौचालय नहीं है। मतलब शिक्षा मंत्री का ध्यान शिक्षा मंत्रालय पे नहीं है। वो लगातार प्रवासी मंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। अपने विभाग की समीक्षा करने की उनके पास फुर्सत ही नहीं है। अपने राज्य से ज्यादा वो दूसरे राज्यों में पाए जाते हैं। उनके विभाग के लोग उनको खोजते रहते हैं। शिक्षा विभाग के तमाम जो अभिभावक हैं छात्रों के, वो भी ढूंढते रहते हैं मंत्री जी को, लेकिन मंत्री जी फिर भी नहीं मिलते। अब जो है प्रदेश के स्कूलों को सालाना 1200 करोड़ की सौगात जो है दी जाएगी। केंद्र सरकार ने प्लान को मंजूरी जो है वो दे दी है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम ने हरिद्वार में सफाई व्यवस्था के सुधार के लिए एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत अब हरिद्वार नगर निगम में काम कर रहे पर्यावरण मित्रों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी शुरुआत नगर निगम मार्च महीने से करने जा रहा है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम अब पर्यावरण मित्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने की शुरुआत कर रहा है, जिसके लिए 17 मशीनें भी मंगवाई गई है। नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र के अंदर जो मीट की दुकानें संचालित की जा रही हैं, उनका मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत अच्छा नहीं है। इसमें हम लोग हमारी टीम जैसे लगातार कार्रवाई कर रही है, इसमें इन लोग को चालान और साइटेशन हम इशू करते रहते हैं। हाउएवर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है उसके लिए हम सारी मीट शॉप्स जो हैं उनको एक मीट मार्केट सराय क्षेत्र में रिहेबिलिटेट करने के लिए प्लान बना रहे हैं, जिसमें हमारी मीट शॉप ओनर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी हो चुकी है और उन लोग को हमने प्लान भी शेयर कराया। वो लोग प्लान पे सहमत हैं। पहले फेज में इसमें 50 दुकानें कंस्ट्रक्ट की जाएंगी और इन 50 दुकानों में 50 लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और एक बार ही हमारा रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाता है तो जो एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं, ना सिर्फ यहाँ पे मीट की सेल बंद होगी, बाकी यहाँ पे सफाई व्यवस्था जो है वो भी बेहतर होगी।
बढ़ते आगे खबर जसपुर से है, जहां किसान दिल्ली मोर्चा पर चर्चा हुई। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और भारी संख्या में दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक की गई थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष और युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में यह फैसला लिया कि आज कुमाऊं मंडल के सभी टोल टैक्सों को 12 से लेकर 3 बजे तक फ्री किया जाएगा, जिसके तहत कुंडा टोल टैक्स पर भारी संख्या में किसान पहुंचे और टैक्स को फ्री कराया गया। तो इस दौरान जो है 12 से 3 बजे तक के लिए किसानों की ओर से जो है टैक्स फ्री कराया गया और कुमाऊं मंडल के सभी टोल टैक्स फ्री जो है इस दौरान रहेंगे। और खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के युवाओं को खेल विभाग जल्द ही खुशखबरी देने जा रहा है। दरअसल खेल मंत्री रेखा आर्या ने हर ब्लॉक में युवाओं के लिए एक ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी, जिसके चलते खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक स्तर पर ओपन जिम को लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव बना लिया गया है और जल्द ही इसका जियो जारी करते हुए भूमि चयन की प्रक्रिया को भी पूरा करते हुए हर ब्लॉक में ओपन जिम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। युवाओं के लिए ओपन जिम की आवश्यकता नितांत है और लगातार कई हमारे नए युवक मंगल दल भी इसकी मांग करते रहे हैं। हमारे युवकों को भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे जो युवक हैं वो कोई सेना की तैयारी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, कोई फिजिकली फिट रहने की तैयारी करते हैं और कोई अपनी हाइट गेन करने की तैयारी में रहते हैं। तो ये कि ऐसा ओपन जिम अपने आप में एक ऐसा स्थान रहेगा जहाँ पर हमारे युवाओं को अपने आगे की भविष्य की तैयारी करने के लिए वो सारे इक्विपमेंट्स एक ही स्थान पर मिल पाएंगे। तो वो चीज़ जो है हम लोग आने वाले समय में करने जा रहे हैं। हम हर ब्लॉक स्तर पर एक ओपन जिम, जिसमें कि कहें तो हम आदर्श ओपन जिम जो है हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को शहर की तरफ या मुख्यालय की तरफ ना भागना पड़े, उन्हें ब्लॉक लेवल पे ही उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। तो इसके लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें डीजीपी अभिनव कुमार के साथ गृह सचिव शैलेश बगोली भी मौजूद रहे। शैलेश बगोली ने गृह विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पुलिस मुख्यालय में सभी अधिकारियों के साथ बातचीत की और विभाग से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी ली। वहीं बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मुताबिक स्मार्ट पुलिसिंग होना बहुत जरूरी है और इसलिए टेक्निकल और साइंटिफिकली सभी तरीके से पुलिसिंग को कैसे मजबूत करना है, इस पर बातचीत की गई। अभिनंदन करता हूं। आज ये पहला मेरा इंटरेक्शन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और पीएचक्यू में आज करीब 2 घंटे की हम लोगों ने मीटिंग की है। देखिए, मेरा मानना है कि जैसा प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम लोगों को करनी चाहिए, कि कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से और साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को और साइंटिफिक कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारी 3 एक्ट भारत सरकार ने लागू किए हैं उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है। और ये तीनों एक्ट्स में जो लिखा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की ही बेसिकली इसमें बात कही हुई है और इसका जो कोर में स्मार्ट पुलिसिंग है कि साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आदि चीज़ों की इसमें बात की है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो प्रदेश है एक तरह से डिजास्टर प्रोन भी है और इसके अलावा हमारा एक टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो उस लिहाज से पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा पुलिस विभाग काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें काम कर रहा है और उसको और बेहतर हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक आइडियल स्टेट बनने की तरफ हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से कैसे जा सकते हैं आगे, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा जो हमारी पुलिस फोर्स है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी चाहे आवास की समस्या हो, उनकी व्हीकल्स की समस्या है, उनके बारे में भी आज हम लोगों ने बात की है और कैसे हम लोग पीएचक्यू और शासन मिलकर के कैसे हम लोग उनको एड्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात की है। और आने वाले समय में हम सभी लोग मिल करके ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और एक होम डिपार्टमेंट को पूरे देश में एक आइडियल होम डिपार्टमेंट बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।